हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो दिस इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड जो चैप्टर हम शुरू किए, चैप्टर नंबर 2 प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर एक टॉपिक आती है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब तो समझ गए आप। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था कि एटमॉस्फेयर में जिस भी किसी रूप में जितने भी वाटर है और वो वाटर अगर अर्थ सरफेस के ऊपर रीच होता है किसी भी रूप में, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। किसी भी रूप में, जो हमने ये सेंटेंस यहाँ पे बोला, उसी चीज को अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किस किस रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर से वाटर जो है ये अर्थ सरफेस पे आती है। तो जैसा कि रेन हो गया, पहला फॉर्म क्या हो गया? रेन। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अब जनरली देखते हैं बरसात होते रहती है, पानी गिरते रहता है ना। तो ये क्या हो गया? रेन। रेन जो होता है ना, उसमें जो ड्रॉपलेट होती है, मतलब रेन का, बरसात की जो एक बूंद होती है, वो उसका जो साइज होता है वो 0.5 mm से अधिक होता है और 6 mm से छोटा होता है ना। मान लो कोई ड्रॉप कंडेंसेशन होते होते 6 mm से अधिक का बन गया, तो वो क्या होगा? जब वो ड्रॉप नीचे गिरेगा तो वो अपने आप टूट के 6 mm से छोटे साइज में अपने आप बन जाएगी, फिर वो जमीन पे आएगी। समझ रहे हैं? मतलब बरसात जब भी होगी तो बरसात की जो बूंद होते हैं वो 0.5 mm से लेके 6 mm तक ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ रेन ड्रॉप? रेंज क्या है? 0.5 to 6 mm, ये आपको ध्यान रखना है। और रेन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। समझ गए? तो चलिए इस बात को लिख लीजिए। तो लिखिए, it is the most common form of precipitation. Next point, in this the water droplet size is larger than 0.5 mm and smaller than 6 mm. तो ये साइज रेंज आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 0.5 mm से अधिक और 6 mm से कम। मान लो किसी वाटर ड्रॉप का या रेन ड्रॉप का साइज 6 mm से अधिक है, तो जब वो गिरता है, क्लाउड से निकलती है, तो वो ऑटोमेटिकली 6 mm से स्मॉलर साइज में स्प्लिट हो जाती है, तब जाके बारिश की बूंद नीचे आती है। तो बारिश की बूंद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हथेली पे आ रही है। ओके, तो दिस इज द रेन और एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इसमें एक टेबल है जो आपको ध्यान रखना होगा, इसका क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो कभी हम कहते हैं लाइट रेनफॉल, कभी कहते हैं मॉडरेट रेन, कभी कहते हैं हैवी रेनफॉल या फिर हैवी रेन। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इसका कितना होता है ये ध्यान रखना है। देखिए, लाइट रेनफॉल तब होता है जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस देन 2.5 mm पर आवर। अब ये mm पर आवर हम कैसे निकालते हैं? देखो, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो हम मेजरमेंट करते हैं रेनफॉल का, है ना। रेनफॉल मेजरमेंट हम समझाएंगे, रेन गॉजेस होती है, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है उसका। अभी बरसात हो रही है, क्या हुई? बरसात हुई। तो 2.5 mm कहने का मतलब है कि इस स्टैंडर्ड वॉल्यूम में डेप्थ ऑफ वाटर, लेट्स सपोज 1 घंटे में जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो 2.5 mm से कम कलेक्ट हुआ। ओके, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या हो गया? 1 घंटे में 2.5 mm पर आवर से लेस है। समझ गए? इस तरह से इसका रेनफॉल इंटेंसिटी निकाला जाता है। नेक्स्ट, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 से लेके 7.5 के बीच में है mm पर आवर, ध्यान रखना, तो हम कहेंगे मॉडरेट रेन। इफ इट इज ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर, तो इसे हम कहेंगे हैवी रेन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ओके, तो ये हो गया आपका रेनफॉल का बात। नेक्स्ट, तो ये रेनफॉल वाला जो टॉपिक था, इसमें कौन कौन सा बात को ध्यान रखना है? एक तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, दूसरा रेन ड्रॉप का साइज,
रेन ड्रॉप का साइज का रेंज है 0.5 mm टू 6 mm। ओके, अच्छा और एक चीज आप ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी एक नोट बना के लिखिए, नोट हम कब रेनी डे कब कहते हैं? मान लो कि बरसात हुई, ठीक है, थोड़ा सा आज बरसात हुई, तो आज का दिन बरसात वाला दिन था या नहीं था, मतलब रेनी डे था या नहीं था, हम कब कहेंगे? तो हम तब कहेंगे, लिखिए, इफ रेनफॉल ऑन ए पर्टिकुलर डे is greater than 2.5 mm, then that day is called rainy day। नेक्स्ट, इंडिया में जो रेन डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हर दिन सुबह 8:30 बजे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कलेक्ट किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिखिए, ये टाइमिंग भी पूछा जाता है। इन इंडिया रेनफॉल डेटा is collected every day at 8:30 AM। नेक्स्ट, इंडिया का एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो कितना है? 120 cm। इस पॉइंट को भी लिखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है आगे समझाऊंगा, रेनफॉल मेजरमेंट में इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। इज 120 cm। ओके, तो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, ये हम आपसे कभी पूछ दें तो कैसे निकालेंगे? अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए 120 cm, ये हो गया डेप्थ, ठीक है, ये क्या है? डेप्थ है, इनटू इंडिया का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिसीव हुआ इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल ये आपको पता चल जाएगा। और इंडिया का एरिया कितना है? लगभग 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इतना। सो मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगभग कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट रेनफॉल। नाउ second type of precipitation form is snowfall। आइस के फॉर्म में, मतलब आइस तो नहीं कहेंगे, स्नो के फॉर्म में जब रेनफॉल होती है, सॉरी स्नो के फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होती है उसको हम कहते हैं स्नोफॉल, है ना। तो स्नो क्या है? स्नो एक तरह का आइस का क्रिस्टल फॉर्म है, आइस क्रिस्टल होती है। ओके, तो इसमें से क्या पूछा जाएगा आपको जनरली? इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नो का जो डेंसिटी है वो कितना होता है। ओके, तो ये लिख लीजिए एक लाइन सिर्फ कि एवरेज डेंसिटी ऑफ स्नो, डेंसिटी ऑफ स्नो इज 0.1 ग्राम पर cm³ और 0.1 ग्राम पर cc। स्नो क्या है? स्नो इज आइस क्रिस्टल। स्नो आर आइस क्रिस्टल।
ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ बरसात जो होती है वो क्या होती है, स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर वगैरह जो सेक्शन है वहां पे आपको देखने को मिलता है, वहां पे काफी स्नो है। ओके, लेह लद्दाख वाले सेक्टर में भी देखने को मिलता है। ड्रिजल, ड्रिजल देखिए, ड्रिजल भी एक तरह का बरसात है। कभी कभी आप देखे होंगे, मतलब लगेगा कि हवा में ही पानी तैर रहा है, हवा में पानी फ्लोट हो रहा है, मतलब बरसात जैसा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बूंद होंगे बरसात के, समझ रहे हैं? बरसात के बहुत छोटे छोटे बूंद होंगे, और जो इंटेंसिटी है, मतलब जिस गति से वो गिरता है, इंटेंसिटी वो भी काफी कम होती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं ड्रिजल। मतलब एक स्प्रिंकल, जैसे आप स्प्रिंकलर नहीं करते खेतों में, स्प्रिंकल करते वाटर को, है ना, तो एक उस जैसा आसमान से गिर रहा होगा, समझ रहे हैं? उस टाइप का बरसात कभी आप महसूस किए, उसी को हम ड्रिजल कहते हैं। ओके, तो लिखिए, ड्रिजल में जो ड्रॉपलेट का जो साइज होता है ना, जैसे रेन ड्रॉप का साइज क्या होता है, 0.5 mm से बड़ा होता है। ओके, लेकिन इसमें जो ड्रॉप का साइज होता है वो होता है 0.5 mm से छोटा, और जो इसका इंटेंसिटी होता है वो भी कम होता है। इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर। ओके, तो ऐसे प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहते हैं, ड्रिजल। लिखिए, these are fine droplet of water आपको लगेगा कि जो बारिश के बूंदे हैं वो हवा में ही फ्लोट कर रहे हैं, है ना। फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर whose size is less than 0.5 mm and intensity is less than 1 mm पर आवर। ओके, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इस बात को भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, ग्लेज। तो ग्लेज क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जो मैं बोलूंगा उसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। मान लो आपका सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। अब ये सरफेस का जो टेम्परेचर है ना, ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले से ही है। अब बरसात हुई, अब क्या हुई, बरसात हुई, बारिश की बूंद आई। तो ऐसे कंडीशन में जब बारिश की बूंद इस ठंडी सरफेस को टच करेगी, तो जो बारिश की बूंद है वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह का जो प्रेसिपिटेशन होता है, इसी को हम कहते हैं ग्लेज। ओके, इसी को क्या कहा जाता है, ग्लेज। तो लिख लीजिए इसको, व्हाट इज ग्लेज? व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट अब ये वाटर ड्रॉपलेट किस फॉर्म में आता है पर जमीन पर, इन फॉर्म ऑफ रेन और ड्रिजल, है कि नहीं? इन दोनों फॉर्म में वाटर आती है सरफेस पे, इन फॉर्म ऑफ रेन और ड्रिजल, comes in contact with the ground at freezing temperature that is 0 degree Celsius or less than that. Then this water drop freeze, ये क्या होगा, ये जो पानी की बूंद है ये जम जाएंगी और आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक कोटिंग बना देगा ना आइस का, है ना। तो इसी को ग्लेज कहा जाता है। फ्रीज एंड फॉर्म आइस कोटिंग ऑन ग्राउंड सरफेस
ice coating on ground surface okay, which is called as glaze और फ्रीजिंग रेन, इसको फ्रीजिंग रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज ग्लेज। फिफ्थ फॉर्म बहुत खतरनाक फॉर्म है, इसको हम कहते हैं स्लीट। स्लीट में क्या होता है, छोटे छोटे आइस के गोले है ना, वही आसमान से गिरता है, मतलब काफी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, मतलब जब आसमान से बरसात होती है तो वहां ऊपर से ही टेम्परेचर काफी ठंडा है, तब वो छोटे छोटे आइस के गोले जमीन पे आके गिरते हैं, तो उसको कहा जाता है स्लीट, है ना। और जो स्लीट में जो आइस के गोले हैं उसका साइज जो है वो जनरली 5 mm से कम होता है। क्लियर है? इसका मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं अभी। तो ये देखिए, ये है स्लीट। देखिए आप इसको कैसे समझोगे, बचपन में कभी कभी देखा है बरसात हुई और बरसात का पानी भी काफी ठंडा आता है, जब हाथ में आता है तो काफी ठंडा आता है, और उसमें ये आइस गिरता था ऊपर से, जो आप दौड़ के जाते थे खाने के लिए, है ना। मतलब स्लीट में बरसात भी है, रेन भी है, और ये स्नो भी गिर रहा है, मतलब रेन और मतलब पानी के बूंदे भी आते हैं कभी बरसात, इसमें पानी के बूंद और इन दोनों का एक मिक्सचर होगा, समझ रहे हो। इस तरह का जो प्रेसिपिटेशन है इसको हम कहते हैं स्लीट। ये कभी कभी होता है, और कब होता है, जब प्रेसिपिटेशन काफी ठंडी वेदर कंडीशंस के अंदर हो रही है, समझ रहे हैं। ओके, तो लिखिए। और ये स्लीट क्या है, अगर स्लीट आपको बेसिकली कोई पूछेगा तो इट इज ए फ्रोजन रेन ड्रॉप, मतलब रेन ड्रॉप, जमा हुआ रेन ड्रॉप, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप देख पाओगे इसके तहत, है ना। दिस आर ट्रांसपेरेंट फ्रोजन रेन ड्रॉप, समझ गए। इसको हम स्लीट कहते हैं, और इसकी साइज जो है इट इज जनरली लेस देन 5 mm, ओके, एंड इट रिप्रेजेंट बोथ रेनफॉल एंड स्नो, ओके, क्योंकि इसमें बारिश के बूंद भी आएंगे। तो लिखिए, इट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर एक का डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहे हैं। विच हैव ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स, ओके। स्लीट represent both rain and snowfall. Generally, next point, generally size of sleet is less than 5 mm. Sleet are formed, sleet कब बनता है, sleet are formed when rainfall, जब काफी ठंडी टेम्परेचर पे, ऐसा जमा देने वाली टेम्परेचर पे अगर रेनफॉल हो रही है तब स्लीट बनेगा, क्योंकि पानी है, पानी जम जाएगा तो, और फिर वो आके जमीन पे आएगी, समझ रहे हैं। स्लीट आर फॉर्म व्हेन रेनफॉल इज अकरिंग अंडर फ्रीजिंग टेम्परेचर, समझ गए, ओके। नेक्स्ट, ये कितना नंबर था, 5th। 6th फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये लास्ट है, हेल। ये काफी डेंजरस होती है, ओके।
इसका फोटो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही होगी बड़े बड़े आइस के गोले हैं, है ना। और ये आइस के गोले जो है, इसके साइज जो है लगभग 8 mm से ज्यादा बड़ा रहता है। लगभग 8 mm से ज्यादा बड़ा मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास का इतना बड़ा बड़ा साइज का, सॉरी 1 cm के डाया का वो गोला होता है। इतना बड़ा बड़ा गोला आसमान से अगर गिरेगा तो सोचिए क्या होगा। और गिरता है तो ये काफी डिस्ट्रक्टिव होती है। क्यों? ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। अब चोट भी लगेगा ना, इससे बहुत काफी ज्यादा चोट लगेगा। बड़े बड़े पत्थर, मान लो पत्थर कोई मार रहा है आपको तो भयानक चोट लगेगा कि नहीं? तो सेम चीज, उतना ऊपर से ये चीज गिर रहा है आपके ऊपर तो सर फट जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर लगाया, मतलब धान लगाया, गेहूं लगाया, कुछ भी लगाया, ये सब एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्ट्रक्टिव होती है, ये काफी हानिकारक होती है इसका नेचर। ठीक है, तो ये होती है हेल। तो इसके बारे में लिख लीजिए, ये क्या है? हेल क्या है? दिस denotes lumps of ice whose size is greater than 8 mm। ये जनरली ये डेफिनेशन है ना। तो ये साइज वगैरह आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन और एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ओके, काफी है। ये साइज वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक नोट बना के लिखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन कहता है, यहां पे अब इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात आती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन कहता है अगर वो लंप ऑफ आइस जिसका साइज 5 mm से ज्यादा है उसको हम हेल कहेंगे, और वो लंप ऑफ साइज जिसका साइज 5 mm से कम है उसे ग्राउपेल कहा जाता है ना। तो इसको एक नोट बना के लिख लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाएगा। एज पर जनरली 8 mm ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर ये पूछ रहा है 5 mm के बेसिस पे तो ध्यान रखिएगा वो इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन those lump of ice whose size is more than 5 mm is called as hail, and whereas those lump of ice whose size is less than 5 mm is called as ग्राउपल। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपका फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अच्छा, इसमें और एक चीज इसमें ध्यान रखिए हेल में, कि जनरली हेल कब होता है? जनरली हेल तब होता है व्हेन वर्टिकल करंट ऑफ विंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल करंट ऑफ विंड, है ना। इस बात को भी लिख लीजिए। दे अकर, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, दे अकर व्हेन the vertical current of wind are very strong, लिख लीजिए। जरूरत नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए
ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब एक नोट और बताता हूं, आजकल एसएससी जेईई वगैरह में ये सब में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक टेबल और कि वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की वेलोसिटी ऑफ फॉल, मतलब किस गति से वो जमीन के ओर आती है ना। ड्रिजल का जो ड्रॉप है, ड्रिजल ड्रॉप, इसकी जो वेलोसिटी ऑफ फॉल होती है, फॉल स्पीड, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या बता रहा हूं, फॉल स्पीड, इसका यूनिट रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में हम बता रहे हैं, फॉल वेलोसिटी, है ना। ड्रिजल ड्रॉप जो होती है लगभग 1 मीटर पर सेकेंड की गति से नीचे आती है। रेन ड्रॉप जो होते हैं, मतलब रेनफॉल वाले 0.5 mm से बड़े और 6 mm से छोटे वाले रेन ड्रॉप, इसकी जो फॉल स्पीड होती है ये होती है 10 मीटर प्रति सेकेंड। नाउ हेल, अभी जो ओले बताया, बड़े बड़े आइस के गोले, स्नो लम्प्स, इसकी जो फॉल स्पीड होती है काफी होती है, 20 से 50 तक हो सकती है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव है इन नेचर। तो इसको ध्यान रखिए, छोटा सा टेबल है, 1, 10, 20 से 50। ओके, इसको आपको पूछा जा सकता है एसएससी जेईई वगैरह में। तो ये तो हमने डिस्कस किया अभी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, तो जनरली जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है उसमें 4 तरह के प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलते हैं, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन एंड साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। इन सबको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको। चलिए, पहला ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, लेट्स सपोज कहीं पहाड़ है, ये एक पहाड़ है मान लो, अभी मान लीजिए ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर है वो आई, तो वो आएगी हवा मॉइस्चर लेके, तो ये पहाड़ से टकराएगी और कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, मतलब जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है, इसको हम लैप्स रेट कहते हैं, ये चीज मैंने बताया था। तो टेम्परेचर ऊपर कम होगा तो उसमें धीरे धीरे फिर वही कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, बादल बनने का प्रोसेस शुरू होगा, और बादल बनेगा तो प्रेसिपिटेशन होगी। तो ये बादल किधर बन जाएगा, बादल बन जाएगा इस तरफ से ऐसे राइज हो जाएगी और इधर जाके बादल बन जाएगा इस एरिया में, तो इसी एरिया में प्रेसिपिटेशन होगी। और पहाड़ के दूसरे तरफ कम प्रेसिपिटेशन होगी, यहाँ पे लो रेनफॉल होगा। ओके, और यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो बादल बन रहे हैं पहाड़ के इस तरफ बन रहे हैं, उस तरफ उतना नहीं बनेंगे, मतलब इधर इस तरफ बादल उतना नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा पानी लेके आ रहा था वो हवा इस तरफ ऊपर चला गया, पहाड़ से पर्वत से टकरा के, और उस तरफ जा ही नहीं पाया। तो पर्वत का ये साइड जिधर प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, इसको कहते हैं विंडवार्ड साइड, इसे विंडवार्ड साइड कहा जाता है, इसे लीवार्ड साइड कहा जाता है। अब एक बात जान लीजिए, इंडिया में, भारत के अंदर जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव होता है, ये माउंटेन है। ओके, क्योंकि आप देखेंगे भारत का नक्शा, तो भारत चारों बगल से पहाड़ों से ही घिरा हुआ है, जिधर भी आप देखेंगे चारों बगल से। जैसे कि मैं एक सिमेटिक मैप बना रहा हूं, मतलब परफेक्ट नहीं, जस्ट एक भारत का नक्शा बना रहा हूं। देखिए, इधर आपका वेस्टर्न घाट्स है, ओके, यहाँ पे कुछ आरावली रेंजेस है, इधर हिमालयन रेंजेस है ना। तो मान लीजिए कि अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ओके। लेट्स सपोज ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो लेट्स सपोज कि साउथ वेस्ट हवा आई अपने साथ मॉइस्चर लेके, साउथ वेस्ट मानसून जिसे कहते हैं, तो ये इस डायरेक्शन से हवा आई, तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट से, तो इधर टकराएगी वेस्टर्न घाट से, और इधर ऊपर बादल बनेगा और इस एरिया में प्रेसिपिटेशन होगी।
ठीक है। फिर यही हवा देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये क्या, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स। फिर ये हिमालयन रेंज, ये अरावली रेंज, पढ़ा होगा जीके में आपने, ज्योग्राफी में, है ना। तो देखिए अब ये जो हवा है कौन सा, मॉइस्चर लेडन एयर, साउथ वेस्ट मानसून, ये अरावली रेंजेस के पैरेलल में निकल जाता है ना। इसका अरावली रेंजेस का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि साउथ वेस्ट मानसून अरावली रेंजेस से टकराता ही नहीं है, तो बादल बन नहीं पाते, तो बरसात उधर होता नहीं है। तो इसलिए राजस्थान वाले सेक्शन में, ये सेक्शन किधर, राजस्थान वाले सेक्शन में बरसात कम होती है। फिर यही जो आपका एयर है, जब ये हिमालयन रेंजेस से टकराती है तो बादल बनते हैं और फिर यहाँ पे बरसात होती है। समझ में आया। तो अगर किसी पहाड़ या पर्वत का ओरिएंटेशन टू मॉइस्चर लेडन विंड पैरेलल है तो ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ताकि वो टकराए और ऊपर जाए, ठंडा हो और बादल बने और फिर बरसात हो। समझ में आया। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन है इस तरफ, फिर इधर भी ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, है ना। ईस्टर्न घाट्स कम है लेकिन है, ओके। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन हो गया, मतलब वो आपका असम तरफ, मिजोरम तरफ, नागालैंड तरफ, वो सब में गारो खासी हिल्स आपने पढ़ा होगा, ओके। तो ये है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो चूंकि भारत के अंदर बहुत सारे पर्वत हैं और जो मॉइस्चर लेडन एयर है वो टकराती है पर्वतों से, बादल बनाती है और रेनफॉल होता है, ठीक है, मॉनसून जिसे हम कहते हैं। क्लियर है। सो ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में लिख लीजिए, एक दो सेंटेंस लिखिए। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अकर, दिस टाइप ऑफ precipitation occur when moist air mass get lifted to higher altitude due to presence of mountain barriers because they cannot move forward due to rise of air moisture laden air it get cooled, condensed, forms cloud, then precipitation occur. Next point, that side of mountain which receives more precipitation is called windward side
and that side of mountain which receives less precipitation is called leeward side. Our country India receives maximum rainfall in form of orographic rainfall. ओके, सो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अपना देश में सबसे ज्यादा रेनफॉल किस फॉर्म में रिसीव होता है, तो रिसीव होता है इन फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर है? ओके, सो अब चलिए हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल। हेडिंग क्या, पहले समझ लीजिए फिर हम आपको लिखवा देंगे। सेकेंड फॉर्म मैंने क्या बताया था, कन्वेक्टिव रेनफॉल, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो समझिए कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, मान लो एक सरफेस है, जमीन, ठीक है, ये क्या है, जमीन। अब यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये रीजन ये पूरा काफी गर्म हो रखा है, इसका टेम्परेचर, इस रीजन का टेम्परेचर हाई है, ठीक है। अब आपका एयर आया, कौन सा एयर, ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, ये काफी ठंडा होगा, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। देखो जो कि ये एयर मॉइस्ट है, इसमें वाटर वेपर है, तो ये काफी वजन होगा इसका, अभी ये हैवी होगी, समझ रहे कि नहीं। तो अगर ये अभी हैवी है तो ये उतना ऊपर नहीं फ्लो करेगा, सरफेस के करीब करीब ही फ्लो कर रहा होगा, बह रहा होगा। तो ये बहते 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 आ रही है, अपनी मस्ती में आ रही है, झूमते लहरते आ रही है, पूरा आपको भी मस्त मजा आ रहा है कि ठंडा ठंडा हवा आया मेरे शहर में, वह घूमने निकल गए बाइक पे। लेकिन उसी आपके शहर में ही कोई जगह पूरा गर्म है, तो उस जगह पे ये हवा पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। जैसे इस जगह पे ये गर्म हवा पहुंच गया तो ये हवा क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो जैसे ये हवा धीरे धीरे गर्म होगा तो इसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी जैसे कम होगा तो ये ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जैसे जैसे जाएगी तो ये क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर फिर अगेन कम होना शुरू, तो ये धीरे धीरे ऊपर में कंडेंस होगी, बादल बनाएगी, है ना, कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, कंडेंस, ओके। फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, बादल बन जाएंगे, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या समझे? ओके, तो इस तरह का जो प्रेसिपिटेशन होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये लोकलाइज्ड सरफेस हीटिंग के कारण या फिर लोकलाइज्ड हीटिंग के कारण आपका ये प्रेसिपिटेशन होती है। इस तरह का प्रेसिपिटेशन का जो क्षेत्रफल है, जो एरियल एक्सटेंशन है, मतलब कितना एरिया के अंदर में ये इस तरह का बरसात होता है, तो वो काफी कम होता है, लगभग 10 किलोमीटर का रेंज के अंदर में इस तरह का प्रेसिपिटेशन होता है, उससे ज्यादा इसका एरियल एक्सटेंशन नहीं होता है। इसलिए कभी कभी आप हैं कोई दूसरे शहर में और किसी तीसरे जगह पर बरसात हो रही है, आपको आपके दोस्त ने फोन किया, आपने उसको बुलाया कि तुम आ जाओ, है ना। एक मिनट, जस्ट मिनट, कॉल आ रही है। वेल, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ये समझ गए। तो ये लोकलाइज्ड हीटिंग के कारण मॉइस्ट एयर का ये ऊपर चला जाता है, एयर लिफ्ट हो जाता है, फिर उसका कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होती है, फिर ये बरसात होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो दिस इज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब इसका एरियल एक्सटेंट इज लेस देन 10 किलोमीटर, इज ऑल और अबाउट 10 किलोमीटर, ठीक है। अब कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होती है ना,
इसमें देखिए बरसात की जो बूंदे होते हैं उसका साइज काफी बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े कहने का मतलब वही 4 mm 5 mm के जो नॉर्मली बूंद का साइज होता है उतना ही होता है ना, उस साइज का होता है। और इसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा होता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा चल रहा है, आधा घंटा ऐसे। अच्छा, तो मैं एक कहानी बता रहा था। क्या कहानी बता रहा था? मतलब मैं ये बता रहा था, आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपके यहाँ बरसात नहीं हो रहा लेकिन और जस्ट 5-6 किलोमीटर बगल में ही है, और वो बोल रहा है कि बरसात हो रहा है और आपको लग रहा है झूठ बोल रहा है वो। नहीं, हो सकता है कि बरसात वहां पे हो रहा हो ड्यू टू कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओके, सो लिख लीजिए इसके बारे में। तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन अधिकतम आपको किधर देखने को मिलेगा? इक्वेटोरियल रीजन में, मतलब ये वो क्षेत्र जहां से इक्वेटर पास हो रही है, और क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और वहां पे कोई मॉइस्ट लेडर एयर चला गया, मॉइस्चर के साथ मॉइस्चर लेके एयर चला गया, ठंडी हवा, तो वो ऑब्वियसली वहां पे जाके गर्म हो जाएगा और बरसात होगी, है ना। इक्वेटोरियल टेम्परेचर रीजन में ये इस तरह का बरसात आपको अधिक देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? ओके, सो लिखिए कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में। इट इज caused due to localized heating of moist air. Okay, next point, the areal extension of, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए, कुछ लिख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। the areal extension of this type of precipitation is about 10 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट, its intensity is high but duration is less। क्लियर है? अब चलते हैं इसका एक डायग्राम आपको दिखाता हूं जो हमने इंटरनेट से लूट किया था। ये देखिए, ये डायग्राम है। मॉइस्ट एयर आ रही है, हॉट सरफेस, हवा गर्म हो गई, धीरे धीरे ऊपर गया, कंडेंस हुआ, कूल हुआ, बादल आई, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, है ना। तो सिंपल है, दिस इज योर कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट क्या था आपका? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। देखिए, ये भी एक गजब का प्रेसिपिटेशन है। गजब का प्रेसिपिटेशन क्यों है? देखो, इसमें होता क्या है, दो तरह का हवा है यहाँ पे, दो तरह का हवा। एक हवा मान लो आपका है कौन सा, कूल, मतलब एक हवा ठंडा हवा है ना, ये है ठंडा हवा, कूल्ड एयर, मतलब इसमें कुछ कुछ मॉइस्चर है ना। और एक हवा है वार्म एयर, वार्म एयर, ठीक है। ये दोनों अपना अपना है, दोनों बहते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में बह बह के आ रहे हैं। ये कूल्ड एयर इधर से बह के जा रही है लहराते हुए, ये गर्म हवा और तेजी से मस्त लहराते हुए इधर से आ रहा है। समझे? अब एक समय आएगा दोनों हवा टकरा जाएगा, किसका डेंसिटी ज्यादा, किसका डेंसिटी कम? बताओ। ठंडा हवा का डेंसिटी ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है, और गर्म हवा का डेंसिटी कम है, उसका वजन कम है। समझ रहे हैं? तो ये जब टकराएगा, गर्म हवा ठंडा हवा से टकराएगा, तो ठंडा हवा का जो फ्लो है ये नीचे हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और गर्म हवा क्या होगा, इसके ऊपर से यूं बह जाएगी, ऊपर चले जाएगी, है ना। ये कूल्ड एयर और ये वार्म एयर, यहाँ पे एक फ्रंट बन जाएगा। फ्रंट मतलब एक तरह का एक लेयर, है ना, गर्म हवा और
ठंडा हवा के बीच का एक लेयर बन जाएगा, जिसके नीचे मतलब वो फ्रंट एक ऐसा लेयर बनेगा जिसके नीचे ठंडी हवा बह रही होगी और उसके ऊपर गर्म हवा बह रही होगी। तो ये जब गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे से टकराए तो जो वार्म एयर है ये ऊपर की ओर इसका बहाव हो गया कि नहीं, ये ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वार्म एयर गेट लिफ्टेड, है ना, और ये क्या बन गया, ये फ्रंट बन गया। ओके, फ्रंट के ऊपर वार्म एयर, फ्रंट के नीचे कूल्ड एयर। तब जब वार्म एयर लिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर वहां ऊपर क्या है, लैप्स रेट, टेम्परेचर रिड्यूस होगा धीरे धीरे। तो ये जो वार्म एयर है वो वहां पे कूल हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, बादल बनाएगी, फिर ऑटोमेटिकली प्रेसिपिटेशन होगा। समझ गए? तो दिस इज योर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ वार्म एयर विथ कूल्ड एयर, है ना, इस कारण से ये फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पे एक फ्रंट बनती है और वार्म एयर गोस अप, इट गेट कूल्ड, कंडेंस्ड, फॉर्म्स क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन अकर। सो लिख लीजिए इसके बारे में, सिंपल सी कंसेप्ट है। ड्यू टू कोलिजन ऑफ, देखिए मैं जितना भी बात बोलता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक चीजों से क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे मैंने बोला कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में किस रीजन में ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल बेल्ट टेम्परेचर, मतलब इक्वेटर वाले जोन में ज्यादा होगा, चांसेस है उनको ज्यादा होने का, है ना। लोकलाइज्ड हीटिंग, ये सारे टर्म अपने आप में असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझ लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए तभी आंसर करिए, है ना। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ वार्म एयर विथ कोल्ड एयर। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में भी क्या हो रहा था, वहां पे कोल्ड एयर था, वो वार्म हो जा रहा था, फिर वो जब ऊपर लिफ्ट हो रही थी बादल बना के प्रेसिपिटेशन हो रहा था। लेकिन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, वार्म एयर एक तरफ से बह के आ रही है, कोल्ड एयर एक तरफ से बह के आ रही है, दोनों टकरा गई, उस कारण से वार्म एयर ऊपर चला गया, उसका कंडेंसेशन हुआ, कूलिंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, प्रेसिपिटेशन हुआ। दोनों में बेसिक सा एक डिफरेंस है। तो इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, मतलब दे देगा आपको कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, फिर दूसरे बगल स्टेटमेंट्स दे देंगे, फिर मैच द फॉलोइंग्स, ए का बी, बी का सी, सी का डी, ऐसे। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ वार्म एयर विथ कूल एयर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होकर अकर। इसमें और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक फ्रंट फॉर्मेशन होता है ना, और ज्यादा क्या समझेंगे। और अब ये कैसे होता है, वार्म एयर गोस अप, है ना, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जाता है तो ऊपर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम है, तो उस कारण से उसका कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है। समझ गए? तो दिस इज योर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। इसका मैं एक इंटरनेट से डायग्राम निकाल के रखा हूँ, वो डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ओके, मतलब इस तरफ से वार्म एयर आ रही थी, इधर से कोल्ड एयर आ रहा था, दोनों टकरा गया, एक फ्रंट बना, है ना। और वार्म एयर क्या है, कोल्ड एयर के ऊपर से बह के ऊपर चली गई, फिर ये क्या बनाई, इधर बादल बनाई, तो फ्रंट के दूसरे तरफ बरसात हो रही है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किस तरफ बरसात होगी, जिस तरफ वार्म एयर ऊपर जा रहा है ना, जिस तरफ कोल्ड एयर, जिस तरफ कोल्ड एयर है, ओके, उधर बरसात हो रही है, फ्रंट के अलोंग बरसात हो रही है, ओके, अलोंग फ्रंट। देख लीजिए, इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है इट रेन्स हेवीली अलोंग द फ्रंट, ओके। और ये फ्रंट क्या है, ये फ्रंट ये वाला है, ये इसके ऊपर वार्म एयर है इधर, और इधर कोल्ड एयर है, और ये बादल बादल बने। So this is your frontal precipitation. Now अब क्या है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन।
देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है। आप साइक्लोन को पढ़ना मतलब, और उतना क्वेश्चन भी एग्जाम में इससे पूछा नहीं जाता है। तो साइक्लोन बेसिकली क्यों होती है ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जनरली ये साइक्लोन क्या है, देखिए बरसात तभी होगी जब हवा आपका ऊपर जाएगा, मॉइस्चर लेवल वहाँ पे कूल होगी, कंडेंस होगी, बादल बनाएगी, तो बरसात होगी। तो साइक्लोन में क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो आपका एयर मास है वो ऊपर लिफ्ट होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर एयर मास लिफ्ट होती है, फिर वहाँ कंडेंस होती है, कूल होती है, बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है। समझ गए? तो दिस इज योर साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म क्या है, प्रेशर डिफरेंस होने के कारण एयर मास लिफ्ट होती है। बस इतना आपको जानना है और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। साइक्लोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे साइक्लोन होते हैं, एंटी साइक्लोन होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ये सारे बहुत तरह के साइक्लोन्स होते हैं, तो उसको जानना जरूरत नहीं है। ओके, इतना ही जानिए। और इन सारे चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, so it is important to remember. Okay, then in this video I am ending here only. From next video we will discuss annual average rainfall, measurement of rainfall, मतलब रेन गॉजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एनुअल एवरेज रेनफॉल इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना, और मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल हम शुरू करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हम न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। क्लियर? सो थैंक यू एंड गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर मार दीजिए। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हमारा नंबर 7008420353, आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप पर। कोई भी डाउट हो आप हमको कॉल करिए डायरेक्टली एट दिस नंबर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए लगातार, ये जरूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और नोट्स प्रॉपरली बनाइए, जितना लिखवा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए। जैसे आज कुछ नोट्स बना लिया, फिर उसको रिवाइज कर लिया पढ़ के, है ना। नेक्स्ट वीडियो पढ़ने से पहले प्रीवियस नोट्स को रिवाइज करना जरूरी है। वेल, गुड लक।